स्मार्टफोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोसेसर, जिसे हम रियलिटी के अंदर एक एसओसी कहते हैं, यानी कि सिस्टम ऑन ए चिप। लेकिन सवाल आता है आखिर ये एसओसी होती क्या है, आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, क्योंकि डायरेक्टली एसओसी देखा तो बहुत चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। फोन की सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बैटरी कैसे निकालेगी ये डिपेंड भी एसओसी पे करता है। यहां तक कि फोन के कैमरा से फोटोग्राफ जो आएगी उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी ये भी प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली गेमिंग तो डिपेंड करती ही करती है, लेकिन आपका फोन कितने 5G बैंड को सपोर्ट करेगा, फ्यूचर में 5G का सपोर्ट कैसा होगा, ये सब बातें भी एक एसओसी के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। और आज के समय में बात करने वाले हैं आखिर एक मॉडर्न एसओसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं और किस तरीके से एक बेस्ट पॉसिबल एसओसी आप लोग चूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट फोन के लिए। पसंद आए तो लाइक कर देना। और मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब नाउ। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑन चिप के अंदर यह बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सीपीयू देखने को मिलता है जो कि मेन प्रोसेसिंग करता है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है, इमेजेस के लिए डीएसपी होता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क के लिए एक एनपीयू देखने को मिलता है, एआई टास्क के लिए जीपीयू देखने को मिलता है, ग्राफिक्स के लिए मोडेम देखने को मिलता है, 5G और 4G कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन बात किया तो इतने सारे कंपोनेंट्स होने के बावजूद दुनिया में सिर्फ चंद कंपनीज जो कि आज के समय में एसओसी बनाने में महारत हासिल कर रखी है। पहले पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पॉपुलर वो है क्योंकि अच्छे प्रोसेसर बनाती है, लेकिन पिछले साल या फिर 2021 में कहानी थोड़ी उबड़ खाबड़ रही थी। जैसे स्नैपड्रैगन 888+ के बारे में बात करें, 888 में हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली यार, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसकी बजाय स्नैपड्रैगन 87 और 778G काफी स्टेबल चिपसेट यहाँ निकल के आए। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे बजट के अंदर भी उन्होंने निकाले और देखा तो काफी अच्छा कर रहे थे और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर निकाल रहे थे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, उनकी कीमतें यहाँ काफी ज्यादा रहती हैं और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन यहाँ थोड़े महंगी कीमत में आते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो बाजी मारी 2021 ने वो थी मीडियाटेक। अब आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मीडियाटेक ने इस साल ज्यादा चिप शिप करे, यानी कि मीडियाटेक पावरफोन्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले और ये अचीव करने में उनके महंगे प्रोसेसर का कोई हाथ ही नहीं है। डिमेंसिटी 1200 का तो कोई दूर दूर तक हाथ ही नहीं है। कुछ लिमिटेड फोन्स आए थे उनके साथ, लेकिन रियलिटी में जो मीडियाटेक ने कमाल देखा वो था बजट और मिड रेंज फोन में। डिमेंसिटी 700 के साथ कितने सारे फोन देखने को मिले, डिमेंसिटी 800, 800U, डिमेंसिटी 720। यार ये पूरी लाइनअप ने यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल कर दिया और लग रहा है कि 2022 में डिमेंसिटी वाले प्रोसेसर और ज्यादा कमाल करेंगे। और वहीं बात करें तो 4G में भी डिमेंसिटी वाले प्रोसेसर का बोलबाला है। G90T, G95, G96, G88, 85, G80 जैसे प्रोसेसर अभी भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर और मीडियाटेक वाले इस बात का यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी आखिर मीडियाटेक की फ्यूचर की कहानी क्या रहती है, क्योंकि डिमेंसिटी 9000 काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इसके बाद एक्सनोस की बारी आती है, सैमसंग तक लिमिटेड था और कहा जा रहा है कि अगले साल सैमसंग के एक्सनोस वाले जो फोन्स होंगे ना वो आपको थोड़े से और ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस साल सरप्राइजिंग कमबैक जो देखने को मिलता वो था यूनी एसओसी की T610 वाली चिप या T700 सीरीज की जो नई चिप्स आई है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की थी और बजट फोन के लिए यूनिसॉक के कुछ आइडियल प्रोसेसर्स आपको देखने को मिले। ये कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। लेकिन वही बात आती है कि आखिर आपको इतनी वैरायटी तो मिल रही है, लेकिन कौन सी चीजें यहाँ पे सबसे बेहतरीन बनाती है प्रोसेसर को? सबसे पहले तो प्रोसेसर के सीपीयू के बारे में बात ही कर लेते हैं। एसओसी के अंदर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जो रहता है वो होता है सीपीयू। अब डायरेक्टली सीपीयू ही डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली फोन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अभी हम बात करते रहते हैं कॉर्टेक्स A53 कोर या फिर नया कॉर्टेक्स A710 कोर्स के बारे में या कॉर्टेक्स X1 X2 के बारे में। ये सब यहाँ सीपीयू का पार्ट होता है और जनरल लेवल पे फोन किस तरीके का परफॉर्म करेगा ये यहाँ पे सीपीयू ही डिसाइड करता है, जहाँ पे उसे जनरल परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिल जाता है जो आप फोन के साथ यहाँ पे चीजें करने वाले हो। अब यहाँ पे आपने एक और टर्म का नाम सुना होगा एनएम। अब नैनोमीटर को यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली एनएम जितना कम होता है वहां पे आप उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हो एक प्रोसेसर के अंदर। और जब एक प्रोसेसर में इतने सारे ट्रांजिस्टर फिट कर दिए, अब उसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि उतनी ही एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करेगा लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा देगा। बैटरी भी कम लेता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी ज्यादा निकलती है और हीटिंग भी कम रहती है, इसलिए कम एनएम का यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट होता है। इस साल हमने 5nm वाले चिप्स देखे थे, अगले साल 4nm का डेब्यू होने वाला है। 4nm वाले काफी सारे फोन आएंगे, लेकिन जितना छोटा एनएम करते ना कीमत उतनी ज्यादा हो जाती है और 5nm को बनाना मुश्किल था, 4nm को बनाना और मुश्किल हो गया है। कीमत तो यहाँ पे काफी बड़ा एक इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन इससे ओवरऑल जो जनरलाइज फोन की परफॉर्मेंस और फोन की बैटरी होती है ना वो यहाँ पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग सोचते हैं कि हाई परफॉर्मेंस स्कोर जो रहता है वो हमेशा यहाँ पे काम करता है। वेल देखा तो हाई परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे तभी काम करता है जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है या फिर कोई ऐसा एडवांस
टास्क आपको करना है जिसके अंदर उसे हाई परफॉर्मेंस सीपीयू की जरूरत है। इन कुछ टास्क में हाई परफॉर्मेंस कोर का यूज किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम जो लो या पावर सेविंग कोर्स होते हैं उन्हें यूज किया जाता है नॉर्मली जो बेसिक टास्क होते हैं उन्हें करने के लिए, क्योंकि इसका लॉजिक ये है यहाँ पे कि फोन के अंदर बैटरी को ज्यादा से ज्यादा बचाना है और कोई हैवी टास्क कर रहे हैं तो ही उस चीज को यहाँ पे इनेबल करना है। तो ये एक छोटी सी चीज हो जाती है यहाँ पे कोर्स और उनके आर्किटेक्चर के बारे में। तो फिलहाल के समय आपको नए A710 Cortex X2 देखने मिलने वाले, ये आपको फ्यूचर के फ्लैगशिप प्रोसेसर्स और फ्लैगशिप फोन्स पे देखने को मिलेंगे जिनसे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगी। लेकिन एक मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है कि जितना अच्छा कोर होगा, आर्किटेक्चर जितना बेटर होगा, उतनी अच्छी गेमिंग की परफॉर्मेंस होगी। गेमिंग की परफॉर्मेंस कई बार सीपीयू से ज्यादा जीपीयू के ऊपर आती है। अब जैसे की बात करें, आपको माली का जीपीयू देखने को मिलता है मीडियाटेक के चिपसेट में, लेकिन क्वालकॉम में देखने को मिलता है एड्रेनो का जीपीयू। लेकिन एक बात है कि जीपीयू ही डिसाइड करते कि एग्जैक्टली मोबाइल फोन में गेम्स कैसे चलेंगे, क्या फ्रेम रेट रहेगा, कितने अच्छे ग्राफिक्स निकालेगा। अरे अब तो रे ट्रेसिंग जैसे ग्राफिक्स का सपोर्ट आ गया है यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा मायने रखती है और मोबाइल गेमिंग में ग्राफिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे। इसलिए जीपीयू काफी अच्छा होना चाहिए। शायद इसलिए सैमसंग वाले AMD के साथ पार्टनरशिप करके AMD Radeon का जो ग्राफिक्स होते हैं ना, वो लाने वाले नेक्स्ट जनरेशन Exynos के अंदर। देखते हैं वो चीज यहाँ पे किस तरीके की रहती है। इसी के साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा प्रोसेसर का फायदा ही रहता है कि वो अच्छी इमेजेस ले सकता है। अब पीछे का कारण पता है क्या है? वो होता है ISP यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर। जब भी फोन से आप कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो जो रॉ डेटा होता है कैमरा सेंसर से वो निकल के जाता है फोन के प्रोसेसर के पास, और वहां पे एल्गोरिथम्स प्रोसेसिंग जो अप्लाई होती है वो उधर होती है। जितने अच्छे तरीके से कंपनीज अपने फोन के सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर ले और अच्छे तरीके से प्रोसेसर का फायदा उठा ले, तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि आपको बेटर इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखा जाए तो गूगल ने भी कुछ इसी तरीके की चीजें करी थी। अपने पिक्सल फोन में विजुअल कोर चिप को लाए थे, टेंसर में भी स्पेशल ISPs को इंप्लीमेंट किया गया ताकि फोन से जो आउटपुट निकल रहा है इमेजेस का वो बेटर किया जा सके। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी मायने रखती है। इसलिए हमने देखा है काफी जो महंगे फोन्स होते हैं उनके अंदर जब बेटर ISP को इंप्लीमेंट किया जाता है तो इमेजेस की क्वालिटी यहाँ पे काफी बेटर हो जाती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि इमेजेस की क्वालिटी यहाँ पे हैंडल करता है, कितने रिजोल्यूशन की इमेज कैप्चर कर सकता है, 108 मेगापिक्सल का सपोर्ट है या नहीं, ये बात इस पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि 4K 8K में जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज होती है ना, यहाँ पे ISP ही डिसाइड करता है काफी सारी चीजें। तो ISP का काफी बड़ा खेल हो जाता है यहाँ पे। ऐसी बात आती है यहाँ पे वीडियो डिकोडर इनकोडर की। अब ये भी सेपरेट पार्ट रहता है चिप का, लेकिन ये दिखाता है कि कितनी जल्दी वीडियो डिकोड कर सकता है, यानी कोई भी वीडियो आप प्ले कर रहे हो तो उसे डिकोड करके कितनी जल्दी दिखा सकते हैं। फिर वीडियो इनकोडिंग जैसे हम कहते हैं, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसे किस फाइल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक सेपरेट पार्ट रहता है प्रोसेसर के अंदर। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ऐसी बात करें तो आज के समय में DSP चलता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जो कि कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल पार्ट्स होते हैं जो मेन प्रोसेसर हमारा अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो उसे हैंडल करता है। और आज के समय में हर दूसरे फोन में AI का जिक्र देखने को मिलता है ना, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर AI बिल्ट इन इंटीग्रेट कर दी गई है। अब इसका फायदा उठाने के लिए प्रोसेसर के अंदर आपको NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ AI रिलेटेड टास्क करती है। AI रिलेटेड टास्क आपको फोन की बेटर परफॉर्मेंस देना, ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप निकालना, ये कुछ माइनर चीजों के अंदर यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन वगैरह करने में, कि आपने मोबाइल फोन का कैमरा उठा के कहीं भी रख दिया तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि कैमरे के आगे जो चीजें वो एग्जैक्टली क्या है, उनका कलर्स क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें करने के लिए गूगल असिस्टेंट में इसका यूज किया जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे जो छोटे छोटे टास्क जो एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन है ना, वहां पे NPU का यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मोबाइल फोन के SoC का। और ऐसे ही बात करें लास्ट में यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है 5G मोडेम का। अब देखा है तो 4G 5G मोडेम पहले आपको अलग से देखने को मिलते थे, लेकिन अब कंपनी उसे अपने प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट कर रही है। और इंटीग्रेशन का फायदा यहाँ पे पता है क्या है कि एग्जैक्टली कितने 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम पीक स्पीड क्या है, मिलीमीटर वेव का सपोर्ट है या नहीं, या फिर सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का, ये कुछ चीजें यहाँ पे डिसाइड की जा सकती है 5G मोडेम को देख के। बेसिकली मोडेम भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे फोन की कनेक्टिविटी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है या नहीं, ये भी ये चिप डिसाइड करती है। और यहाँ तक कि ये भी डिसाइड होता है कि VoLTE या फिर वॉइस ओवर NR या VoNR या जैसे वॉइस ओवर 5G कहा जाता है, उसका सपोर्ट फोन के अंदर है या नहीं। कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीजों के लिए एक अच्छा मोडेम होना यहाँ पे जरूरी है। कई बार यहाँ पे Wi-Fi 6 इनहेंस का भी सपोर्ट दिया जाता है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीजें रहती है और मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए मोडेम काफी अच्छी चीज रहती है। अब
ओवरऑल बात करें एक अच्छी स्मार्टफोन की एसओसी में जो महंगी प्रीमियम एसओसीज रहती है उसमें सारी चीजें अच्छी डाली जाती है। मान लीजिए अगर आप एक फ्लैगशिप फोन लेते हो और उस फ्लैगशिप फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर के अंदर सारी चीजें अगर इनेबल करके दी है, आप बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हो। लेकिन कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को उस प्रोसेसर के हिसाब से ढंग से ऑप्टिमाइज वगैरह नहीं किया तो कहानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है उतनी बेटर कनेक्टिविटी देखने को ना मिले, बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिले, हीटिंग देखने को मिले। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम तब आती है जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आसान तरीके से उनका मैच हो नहीं पाता। तो ओवरऑल बात करें अगर आपके फ़ोन के अंदर एक अच्छी स्मार्टफोन की एसओसी अगर आपको देखने को मिल रही है तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ पर आप उसके सारे कॉम्पोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और ओवरऑल कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको बैटरी, CPU, GPU, DSP, ISP, NPU सबका आपको देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट में शर्त ये कंपनी वाले फोन बनाते समय अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एक छोटा सा सवाल है जो कि चेक करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ऑब्वियसली ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक अच्छी स्मार्टफोन एसओसी के अंदर। और जब भी आप कोई लेटेस्ट प्रोसेसर वगैरह देखें ना तो देखें कि इनमें से कौन से कंपोनेंट के ऊपर अच्छे तरीके से काम किया गया है। बाय द वे जाते थे मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा एसओसी लगा, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।